कितने आईएएस ऑफिसर्स के नाम कितने लोगों को पता होंगे? एक्चुअली में मुझे आप ही का नाम पता है, मैं वही बोल रही हूँ, नहीं पता है। बिकॉज आप तो सेलिब्रिटी हो। रफली इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो 10 लाख लोग ये पेपर का फॉर्म भरते हैं। उसमें भी 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे हैं जो दोबारा पेपर दे रहे हैं। करीबन 6 लाख लोग जाते हैं एग्जाम देने। अब इनमें से एंड में आप बताइए कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? 1000 हजार ले लेते हैं। ये 1000 में रफली 700 वो लोग होते हैं जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं। तो वी आर लुकिंग एट अ नंबर ऑफ 300 के अप्रॉक्सीमेट। 9,96,000 में से 300 निकले हैं। दिस इज द एक्चुअल रेशियो। ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनका नंबर नहीं है, ये नंबर है किसी भी सर्विस का जो सिलेक्ट हुए फाइनली। उनमें से 70% के आसपास आर इंजीनियर्स। इंजीनियर्स का 50% नहीं, टोटल का 50% आर जनरली आईआईटी के बच्चे। देर आर 20-25% करीब एम्स एंड अदर प्लेसेस के डॉक्टर्स होते हैं। तो देन देर आर 2-3-4% लॉयर्स आल्सो। मतलब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स मेजॉरिटी। देन देर आर साइंटिस्ट, डीआरडीओ के, इसरो के, ऐसे वाले पीएचडी होल्डर्स बहुत हैं। जो 2-3% होता है वो ग्रेजुएट्स होते हैं। कि आप काम कर सकते हो क्योंकि जो एबिलिटी चाहिए वो तो आप में है। करेक्ट। बट हमें आप पसंद नहीं हो, इसलिए हम नहीं आपको लेंगे। Viewers, NBT back again with another episode of NBT Conversation. Today with me I have Madam Ira Singhal, an IAS officer presently serving in Arunachal Pradesh. Welcome, madam. Thank you. Thank you. So, madam, your IAS journey is is something that almost half of the UPSC aspirants know about it. I do know as well, but I would like to hear it from you yourself. Okay. So I'm an IAS officer of the batch of 2015, UPSC 2014 से। इससे पहले आई गेव 3 more attempts, जिनमें आई गॉट IRS 10 का, CSC 10, CSC 11 एंड CSC 13 एंड उन सब में CSC, madam? Civil Services Examination. Oh, sorry. Okay, yeah. So CSC 10, 11 and 13 में I was eligible for IRS, but मुझे दिया नहीं गया because of my disability. जब मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम तो आई वॉज टोल्ड कि आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई भी सर्विस नहीं मिल सकती सिवाय आईएएस के। तो आई गेव द एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स एंड हर बार मेरे साथ सेम चीज़ हुई एंड आई हैड टू गो टू कोर्ट, बट बिकॉज आई वॉज गिविंग द एग्ज़ाम अगेन, सो देन आई फाइनली गॉट इनटू द आईएएस इन 2014 का CSE, जिसकी वजह से आई एम बैच ऑफ 2015 एंड दिस टाइम आई गॉट IAS rank 1. Yeah, madam. Congratulations. Thank you. You filed a lawsuit against Yes. whom? Like, so it was a lawsuit against the government in a way. So basically हुआ ये था, मैं इससे पहले कॉर्पोरेट में काम करती थी एंड आई ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मुझे देश सेवा करनी है, मुझे कंट्री के लिए कुछ करना है। सो आई क्विट माई कॉर्पोरेट जॉब एंड आई गेव सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। एंड जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो जब मैंने क्विट किया था जॉब एंड आई हैड अ वेरी नाइस जॉब, तो मेरा एम ये था कि आई विल ईदर गेट इनटू द IAS और द IFS। तो जब मेरा रैंक आया तो आई न्यू कि इन दोनों के लायक तो मेरा रैंक नहीं है, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगैन। एंड जब मैं दूसरा टाइम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आए और दे आस्क्ड मी, अरे आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? एंड मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। यू नो, अगर आपको पता ही नहीं आपके साथ कुछ हुआ है और इतने सारे लोग आपको फ़ोन करके बोले ओ माय गॉड क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो आपको लगता है मतलब यू नो, फिर आपको समझ नहीं आता क्या वो है। तो देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कि भाई हुआ क्या है मेरे साथ। मुझे तो पता ही नहीं था तब तक कि मेरे साथ कुछ हुआ भी है। तो तब मुझे पता चला जब मैंने चेक किया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। सो एग्ज़ाम के प्रोसेस में ये होता है कि यूपीएससी सिर्फ एग्ज़ाम करवाता है और उसके बाद एक रैंक लिस्ट बनाता है और सर्विस जो देनी होती है वो DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हें देनी होती है, राइट? तो टेक्निकली आपका कंटेंशन DOPT के साथ है? नहीं, उसमें भी DOPT के साथ नहीं है। DOPT सिर्फ IAS की सर्विस देता है डायरेक्टली। बाकी सारी सर्विसेज जो हैं उनके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके पास जाता है कि आप इस कैंडिडेट को UPSC के रैंक के बेसिस पे आपकी सर्विस इनके लिए एलिजिबल हैं, आप इन्हें ले लीजिए। तो मेरे केस में, हाँ,
तो मेरे केस में सारी सर्विसेज ने मना कर दिया था एंड डीओपीटी की जो सर्विस थी आईएएस उसके लिए मेरा रैंक नहीं था। तो मुझे बेसिकली सब सर्विसेज ने कहा हम आपको नहीं लेंगे क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी हमें पसंद नहीं है, सिर्फ यही लॉजिक है। I mean, यस एग्जैक्टली, इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। मैं वो समझाती हूँ मैं। अब इसमें क्या होता है, जब आप डिसेबल्ड कैंडिडेट की तरह, अच्छा पहली चीज़ तो अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि जब आपकी मेडिकल टेस्ट होगी उसमें आप बाहर हो जाएंगे। तो आपने वो किया है? हाँ, तो जनरल में अप्लाई ही नहीं कर सकते क्योंकि मेडिकल टेस्ट के लिए मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। करेक्ट। मेडिकल में तो मैं वैसे ही बाहर हो जाऊंगी Correct. अगर मैं डिसेबिलिटी में नहीं करती हूँ। डिसेबिलिटी में 2 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो आपकी डिसेबिलिटी क्या है जो कि लिम्ब बेस्ड होती है, हमारे केस में एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक स्ट्रक्चरल, हाँ मतलब ये आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा एक लिस्ट होती है हर उसमें कि ये आपकी एबिलिटीज़ है जो उन्हें काम के लिए चाहिए, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ऐसे करके। अब मेरे साथ क्या स्ट्रेंज सिचुएशन थी, जो एबिलिटी रिक्वायर्ड है हर जॉब की उसका तो मैं फुलफिल करती हूँ, बट जो डिसेबिलिटी है मेरी वो कोई भी जॉब लेने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली एंड रिजल्ट ये है, वो ये कह रहे हैं कि आप काम कर सकते हो क्योंकि जो एबिलिटी चाहिए वो तो आप में है, करेक्ट, बट हमें आप पसंद नहीं हो इसलिए हम नहीं आपको लेंगे। ऐसा किया जा सकता है क्या? They were wrong anyway. They are wrong, right? That is why I went to court. And ये जो मुझे बाकी उन्हें फ़ोन किया था उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। Oh, okay. Yes. They were And not your friends. I mean, no, they were not my family members friends. No. from the They- community. No, they were not people that I knew. I mean, the random- community of disabled people who were wronged. Yes. Okay. जो और कैंडिडेट्स थे उस एग्ज़ाम में Uh-huh. जिनके साथ भी ये चीज़ हो रही थी, Mhm. उन्होंने मुझे फ़ोन किया। और आप एक बात समझिए, इंडिया में ना डिसेबिलिटी का एक बहुत अदर मीनिंग भी होता है। जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ज़्यादातर वो पुअर बैकग्राउंड के भी होते हैं। और आप एक बात सोचिए, आप अरुणाचल का ही सोच के देखिए, एक इंसान जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है उसके लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल है, स्कूल तक पहुंचना कितना मुश्किल है, क्लास में बैठ के पढ़ पाना कितना मुश्किल है। वो इंसान इतनी मुश्किल से ये एग्ज़ाम पास करके आया है और उसके साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन। Mhm. सो वो जितने लोगों ने मुझे कॉल किया था वो सारे भी वो थे जिनके साथ किसी ना किसी तरह से ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। तो दे वर कॉलिंग मी टू चेक कि मेरे साथ क्या हुआ है, ताकि वो भी अपने बारे में आगे उस बारे चीज़ को समझ पाएँ। मैडम 1 सेकंड, वो जो कॉल कर रहे थे, आपको इतना ज़्यादा लोग ने कॉल किया, were they part of a community or नहीं individual थे? इंडिविजुअल्स, Okay, okay. इंडिविजुअल्स। सो क्योंकि वो भी एग्ज़ाम पास करे थे। क्या होता है ना, डिसेबिलिटी में कम्युनिटी बननी बड़ी मुश्किल है क्योंकि होता है ना। नहीं, आप एक बात सोचिए, किसी के घर में एक है, किसी के घर में एक है ना? I mean, सब फॉर्म करके एक सब NGO कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? करेक्ट। कहाँ मिलेंगे? पता कैसा चलेगा? That's Exactly. another thing. Because पता करने तक पहुंचने नहीं दे रहा है। You वही have तो been point है। filtered out. यस, That's correct. Yeah. है ना? जो एक जना है, एक परिवार ऐसा नहीं होता ना कि सारे लोग डिसेबल्ड हैं। Mhm. देखिए, जब आपके पूरे परिवार को है तो पूरा परिवार एक ग्रुप बन गया ना। Mhm. यहाँ तो एक जना होता है ना ज़्यादातर, Mhm. तो वो कहाँ जाएगा? एंड डिसेबिलिटी का मतलब ही ये है आपकी सोशल फैब्रिक में आप पूरी तरह असिमिलेट ही नहीं हो पा रहे हो, आप लोगों के साथ मिल ही नहीं पा रहे हो, आप घर से जाके नॉर्मल सोसाइटी में जी ही नहीं पा रहे हो। तो फिर तो आपके लिए ग्रुप बनाना और भी मुश्किल हो गया, राइट? क्योंकि एक्सेसिबल एनवायरनमेंट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, नॉट पीपल। आपकी वर्ल्ड, आप स्टेयर्स नहीं, लिफ्ट नहीं है, रैम्प्स नहीं है, ई रीडर्स नहीं है, ब्रेल में चीज़ें नहीं लिखी हैं, आपकी तो यही दिक्कतें हैं। मैडम ई-रीडर्स क्या है? This ई रीडर्स आर रीडर्स जो पीपल, जिसमें बड़ा हो जाता है फॉन्ट। तो अगर एक बुक है, okay. आपके छोटे फॉन्ट आपसे नहीं पढ़ा जा रहा विजुअल डिसेबिलिटी से, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो वो आपको बड़ा करके फॉन्ट आप देख पाओगे या वो आपको सुना देगा। और मैडम ये text- डिसेबिलिटी में ये सेंसरी डिसेबिलिटी भी आता है, हाँ जैसे आपका तो लिम्प वाला है। हाँ, और विजुअल है, हियरिंग है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, न्यूरल मेंटल और डिसेबिलिटीज़। मेंटल वो भी आते हैं। बट सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो अलाउड नहीं है। मेंटल डिसेबिलिटीज़ आर नॉट अ पार्ट, सेंसरी अलाउड है। सेंसरी अलाउड है। ओके ओके। हाँ, सो इसमें यही हुआ कि मुझे जिन लोगों ने फ़ोन किया था, दे वर ऑल्सो पीपल जिनके साथ ये हो रहा था। तो अब दे केम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड्स। मैं एक रिलेटिवली बेटर बैकग्राउंड से आती थी, प्लस आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो मैं अच्छा अर्निंग भी थी उससे पहले तक। तो आई डिसाइडेड कि दिस इज़ वेरी अनफेयर जो चीज़ हो रही है, जैसे आपने भी रियलाइज़ किया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देन आई डिसाइडेड टू गो टू कोर्ट
क्योंकि जब तक ये सारा मुझे पता चला, मैंने दूसरी बार का एग्ज़ाम भी दे दिया था और मेरे साथ दूसरे अटेम्प्ट में भी यही हुआ, सारी सर्विसेज ने रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे। एंड सो यू नो देन आई वेंट टू कोर्ट एंड फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट नहीं दिया बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ दी ओनली सर्विस दैट विल टेक मी इज़ IAS एंड एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपको जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिल सकती। You didn't give third attempt. आई गेव थर्ड अटेम्प्ट इन 2013। Yeah, you had a 1 year gap. हाँ, Then आई गेव इन 13। Yeah. उसका रीज़न ये था कि मैंने जब ये आई रियलाइज कि अगर मुझे IAS में एक ही सीट होती है मेरे जैसे ऑर्थो डिसेबिलिटी की, और अगर एक भी जना मेरे से ऊपर रैंक लाएगा तो मुझे कोई सर्विस नहीं मिलेगी। यू नो Madam, repeat that. एक ही सीट होता है? एक ही सीट होता है PH कैटेगरी में ऑर्थो डिसेबिलिटी के लिए IAS में। Okay. तो मेरे लिए आई एम ओनली एलिजिबल इन 1 सीट Oh. इन द होल कंट्री। Okay. At that point, I was eligible for a single seat in the whole country in government, right? और एक भी जने का मेरे से रैंक ऊपर आएगा तो मुझे नहीं मिलेगी। मान लो किसी का रैंक 2 आ जाता है ऑल इंडिया एग्जाम में और मेरा रैंक 10 आ जाता है तो मुझे नहीं मिलेगी, जबकि रैंक 90 वाले जनरल कैटेगरी को भी मिल जाएगी। Yeah. समझ में आ गया, आपके लिए और भी नैरो डाउन हो गया। यस, तो आई डेंट गिव दैट। मैंने फिर सोचा कि लेट मी फोकस ऑन द कोर्ट केस एंड गेट दिस डन। बट क्या होता है ना, जब आप पूरी लाइफ मेहनत करने वाले होते हो, कुछ वो रूटीन वाले होते हो, तो आपसे खाली भी नहीं बैठा जाता। तो फिर मैंने 13 में दोबारा अटैम्प्ट दिया। रहा नहीं गया। हाँ, मतलब क्या करोगे ना, आप बीच में अटक से गए हो, यू कांट गो बैक टू कॉर्पोरेट, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि मैं फेल हो गई थी। Yes. राइट, अगर फेल हो जाती तो मैं कॉर्पोरेट में चली जाती। Correct. ना तो मैं फेल हुई थी ना मैं पास हुई थी, मैं तो बीच में अटक गई थी। तो देन आई गेव 13 का अटैम्प्ट एंड 13 का अटैम्प्ट दिया, उसमें भी सेम चीज़ हुई। बट बाय द टाइम मेरा 13 का अटैम्प्ट हो गया, मेरा कोर्ट केस का जजमेंट आ गया। Madam, when did you file the lawsuit? इन 2011 11 itself. नहीं, Because 11 में 10 का आपका रिजल्ट 11 में आता है। हाँ. तो 12 में मैंने फाइल किया। हाँ. दो बार रिजेक्ट होने के बाद आपने किया। हाँ, तो मैंने फिर 12 में एग्ज़ाम नहीं दिया। तो देन क्योंकि दूसरे टाइम, मतलब जब तक पता चला कि ये हो क्या रहा है, वो पता करना ही इतना मुश्किल काम होता है ना, अगर आप आउटसाइडर हो। मैं Outsider of what? गवर्नमेंट सिस्टम से, मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी सरकार में। Oh. मेरे पूरे परिवार में दूर दूर तक आज भी कोई भी सरकार में नहीं है। Really? यस, कोई नहीं है कहीं से भी। मेरे कोई रिलेटिव्स, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई नहीं है। तो आपने मेरे डिस्टर्ब कर दिया सिस्टम फ्रेंड्स भी जो मेरे हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं या खुद आर्मी ऑफिसर्स हैं आज। अदरवाइज मेरा कोई नहीं है और आज भी नहीं है, आज भी मैं अकेली हूँ। तो आई एम अ वेरी दिस थिंग। तो मुझे तो सरकार के बारे में भी कुछ नहीं पता था, कहाँ जाके किससे पूछो, क्या पूछो, ये भी नहीं पता था मुझे। तो आई हैड टू फिगर एवरीथिंग आउट ऑन माई ओन। तो आई ऑब्वियसली हैड हेल्प, पापा ने जो भी लोगों से कांटेक्ट करके, तो वो सब समझने में भी टाइम लगा। तो 13 में जब तक मेरा रिज़ल्ट आया, मतलब वो 14 के बिगनिंग में आया, तब तक मेरा जजमेंट भी आ गया। अब चक्कर, तो आई डिसाइडेड कि अब तो मैं जाके ज्वाइन करूँगी। बट जजमेंट जो आपके पास आया, हाँ। हाउ डिड दे एक्सेस यू? नहीं, तो वो कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होता है। ओके। कोर्ट में ना आपका जब केस हियरिंग हो जाती है तो जज आपको बताता है कि ओके, आई एम रिजर्विंग दिस मैटर फॉर जजमेंट, और फिर वो जजमेंट अपलोड होता है। तो आपके लॉयर्स चेक करते रहते हैं, वो आपको बता देते हैं। तो आई केप्ट होपिंग कि अब जजमेंट आ गया तो अब मेरे को जॉब देंगे, अब बुलाएंगे, पर नहीं हुआ ऐसा। तो मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या पता ये अपील में चले जाएं, क्या पता क्या हो, तो तुम एक बार और एग्ज़ाम दे दो। एंड जो हम पहले भी बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से अगर आपको किसी से दुश्मनी है और आपको उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है ना, और बहुत प्यार से बर्बाद करनी है, उसे पता भी ना चले कि आप बर्बाद कर रहे हो, तो उसे कह दो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो यार, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे दो। आप सोच के देखो, 20s में कोई आदमी एक कमरे में बंद हो जाता है, एक ही चीज़ को बार बार सालों तक करता रहता है। आपको पता ही नहीं है आपका क्या होगा एंड रिजल्ट। अभी तो फिर भी ठीक हो गया है कि प्रीलिम्स और मेंस अगर आपने किया है तो आपको और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंसिडर होगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने इस साल लिया है। ये कब हुआ मैडम? ये अभी बहुत रीसेंट वो है। इसमें अब क्या होगा कि आपका CV अपलोड होगा और प्राइवेट रिक्रूटर्स, गवर्नमेंट रिक्रूटर्स, दे कैन ऑल पिक फ्रॉम पीपल जिन्होंने प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर किया है। यस, ये बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इट वाज एक्चुअली, ये एग्ज़ाम एक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, आपका हर तरह से टॉर्चर है, आपको निचोड़ देता है बिल्कुल। एंड ये ना, मैं जो कहती हूँ कि किसी और को कहने से, इसीलिए आप ये एग्ज़ाम सिर्फ अपने लिए कर सकते हो।
अगर आपका मन है, आपने डिसाइड किया ना, आप सिर्फ तभी एग्ज़ाम पार कर सकते हो। तो किसी और के कहने से जब आप करते हो ना, आपके लिए टॉर्चर बन जाता है। मैडम मोस्टली तो किसी और के कहने पे ही करते हैं। एंड इसीलिए मोस्टली लोग, Mostly. यस, बट वही उन लोगों का आप सक्सेस रेट देखिए, क्योंकि पता है जितनी मेहनत चाहिए ना, आप किसी और के लिए वो उतनी मेहनत कर नहीं सकते। किसी और के सपनों के लिए, किसी और के कहने पे ना उतनी मेहनत, उतना सैक्रिफाइस हो नहीं पाता। एंड सैक्रिफाइस आई डोंट मीन कि आपकी पूरी लाइफ आप ख़त्म कर दो, बट अपने आप को उतना फोकस एक टास्क पे कर पाना ना, और वो भी- किसी और की ड्रीम के लिए, वो सैक्रिफाइस होता है। वो भी प्राइम टाइम पे। ये आपके ग्रोइंग ईयर्स है। मेरे को इतने बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि हमारे फ्रेंड्स करियर में आगे बढ़ गए, हमारे फ्रेंड्स ने शादियां कर ली, हमारे फ्रेंड्स के बच्चे हो गए, हमारे फ्रेंड्स लाइफ में ये जी रहे हैं, उनकी इतनी सैलरीज हैं, उतना ये है, और हम देख के, हम एक कमरे में अभी भी पड़े हैं, तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो अपने आप को वही समझा पाना कि नहीं, तुम एक लार्जर कॉज के लिए कर रहे हो, वही बहुत बड़ा एक टॉर्चर होता है। प्लस इट्स एक्सपेंसिव, पूरी तैयारी करना। आप अकेले बैठ के, आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, मैडम इंटरनेट काफ़ी नहीं है। तो भी एक्सपेंसिव होता है। नहीं, बट इंटरनेट काफ़ी नहीं होता, काफ़ी आपको बुक्स चाहिए, चाहिए ना। किताबें तो बहुत चाहिए। मैंने अपने ऑप्शनल के लिए 50 किताब तो ज़रूर पढ़ी होंगी। मैडम आप स्टैटिस्टिक्स देंगे क्या, लाइक? हाँ, सो इस बार बस मैं वही ख़त्म कर रही हूँ। तो फिर मैंने फाइनली ना चाहते हुए बड़ी उससे लास्ट अटेम्प्ट दिया, एंड इस बार फिर मेरा IAS में हो गया। वो भी एकदम अव्वल नंबर। हाँ, दिस टाइम आई गॉट रैंक 1। मुझे पता चला, इवन यू वर नॉट अवेयर कि आप टॉप रैंक्ड हो, समबडी एल्स टोल्ड यू। हाँ, बिकॉज क्या हुआ ना, बहुत ही ड्रामेटिक मूवी मोमेंट सही हो गया था। क्या हुआ था, आई वॉज इन IRS का ट्रेनिंग इन हैदराबाद, एंड पहले ये था कि शाम को 5 बजे रिजल्ट आएगा, फिर हुआ कि नहीं दोपहर के 2 बजे आएगा, फिर एकदम मैसेज आया कि नहीं 1 बजे आ रहा है रिजल्ट। एंड हम सब कंप्यूटर्स अपने खोल के बैठ गए, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड होना था। एंड ठीक 12:55 पे मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है। क्यों ऐसे? ऐसे ही मेरा Random thing. रैंडमली मेरा इंटरनेट बंद हो गया, एंड वो 1:05 तक खुला ही नहीं उसके बाद। खैर मुझे तो पता नहीं उसके बाद वो कब खुला, बिकॉज देन दिस, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग में थी तो बाकी लोगों ने भी दिया था, तो वो भी सब चेक कर रहे थे। तो क्या होता ना, बहुत लोड हो गया तो शायद इसलिए, सर्वर क्रैश हो हाँ। पॉसिबली। तो देन आई हर्ड दिस पर्सन इन द आउटसाइड कॉरिडोर में रनिंग एंड सेइंग ईरा इज़ द टॉपर, ईरा इज़ द टॉपर, एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी मेंट। मुझे समझ भी नहीं आया, बस मुझे अपना नाम सुनाई दिया। There could be many more eras, no? नहीं I mean, it's a common name, just saying. नहीं, इट्स नॉट, It is not? इट इज़ नॉट, ईरा इज़ नॉट अ कॉमन नेम। Come on, madam. नहीं, इट्स नॉट। Era. Anyways, let's not हाँ. go there. सर उस बैच में तो कोई और है नहीं ना उस बिल्डिंग में। हाँ. तो देन आई गॉट टू, मतलब देन शी सेड नहीं, रैंक 1, टॉपर हियर मीन्स रैंक 1। सो या, सो दैट वाज अ क्या वेरी, हुआ मैडम आपको? Like, what happened to you? सबसे बड़ा इमोशन जो आप फील करते हो वो सिर्फ रिलीफ होता है कि भाई और नहीं देना, ये खत्म हो गया भाई, और नहीं करना पड़ेगा ये। मतलब मैंने तो क्या किया था ना, आई डिड नॉट वांट टू गिव द लास्ट अटेम्प्ट, बिकॉज मेरे को ये था कि यार आप एक बात बताइए ना, 3 साल आपने दिया और आपका बार बार सेम रैंक आता है, सेम चीज़ हो रही थी आपके साथ, सो आई थॉट एट अ पॉइंट कि शायद मुझे यही करना है, दिस इज़ व्हाट आई मेंट टू डू। मतलब डेस्टिनी वाला कॉन्सेप्ट डाल रहा था आपने। हाँ, अब क्या हुआ, तो मैंने क्या किया था ना, जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसके दूसरे दिन मुझे कहा था कि आके ज्वाइन करो IRS की ट्रेनिंग। तो मैंने जैसे एग्ज़ाम हुआ था सारी किताबें फेंक दी, सारा मटेरियल फेंक दिया, सब डिलीट कर दिया कंप्यूटर से। मैंने कहा बस अब कुछ नहीं करना इस बारे में, अब ख़त्म, आई एम डन, अब बस मूव ऑन इन लाइफ। बट हाँ, सो फिर तो लाइक आपका, आई हैव सीन यू एवरीवेयर ऑन टीवी, सब आपके पीछे लगने लगे। रवीश कुमार जी आपके पास, NDTV आए, रिपब्लिक TV आए, यू वेंट टू लंदन टॉप एंड सो मेनी प्लेसेस। कैसा लगता है? आई मीन, आर यू ओके? बिकॉज देयर्स वन सेगमेंट वेयर आई सॉ वेयर यू हैव मेंशन यू डोंट लाइक टू बी हाइलाइटेड। हाँ, मतलब आपका, आई एम अ रेगुलर पर्सन, मैं इतना अपने आप से ऑब्सेस्ड और अपने आप से इम्प्रेस्ड नहीं हूँ कि मुझे ज़रूरत हो उस चीज़ की। You don't need any validation from anybody. हाँ, You are a आई very थिंक content person. इफ़ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ना, आप लाइफ में तभी कुछ आगे कर पाओगे जब आप दूसरों की वैलिडेशन ढूंढनी बंद कर देते हो। Wow, brilliant, man. It is for everybody. Normal लोगों के लिए भी है। बट आई Regular थिंक person भी। फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी और भी ज़्यादा होता है। And being a woman, यस, एब्सोल्युटली, स्पेसिफिकली फॉर वुमेन इन दिस वर्ल्ड, आप जब तक वैलिडेशन ढूंढते हो तब तक आप कुछ नहीं कर पाते लाइफ में।
आप गलतियाँ भी तब करते हो जब आप वैलिडेशन ढूंढते हो, क्योंकि आप सोचते हो लोग मुझे कूल सोचें, लोग मुझे ये सोचें, लोग मेरे बारे में ये सोचें, तब आप जो डिसीजंस लेते हो वर्सेस जो डिसीजन सिर्फ आप अपनी खुशी के लिए लेते हो, उनमें बहुत अंतर होता है और वहीं आप गलतियाँ करते हो। मैडम व्हेन यू से कि आप यूपीएससी तभी करो जब आपका मन कहता है, यस, जब आपको खुद के लिए करना हो। लेकिन हमारा मन भी तो कंडीशन है ना, तो लाइक इट्स नॉट एब्सोल्युटली ओरिजिनल, वो भी तो सोसाइटी का बनाया हुआ एक हाँ, एल्गोरिदम बट ही है। कहीं पे ना एक चीज़ है, यूपीएससी ना आपको ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं करना होता, आपको ग्रेजुएशन के बाद करना होता है, राइट? तो आपको ना वो पीरियड तो मिल गया ना ग्रेजुएशन का, जहाँ आपको समझ आई कुछ अपने बारे में कि मुझे क्या पसंद है। देखिए स्कूल में तो बच्चे को कुछ नहीं पता होता अपने बारे में, बट कॉलेज जाके ना आपको थोड़ा अपने बारे में समझ आ जाती है, आपको थोड़े अपने लाइक्स डिसलाइक्स, अपनी चॉइसेस, अपने इंटरेस्ट थोड़े से आपको पता चलते हैं। तो देन यू अंडरस्टैंड कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, आप क्या डायरेक्शन में अपने आप को सोच रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सही या गलत की बात ही नहीं हो रही है, बात यह है कि इतनी मेहनत करने के लिए समवेयर यू हैव टू फील दैट यू वांट टू डू दिस प्योरली आउटसाइड इन्फ्लुएंस से। देखिए पॉइंट क्या है, दुनिया आपको आइडियाज़ देती है, आपको वो आइडिया खुद के लिए पसंद आया है तो करो, राइट? जब वो आइडिया आपको खुद के लिए पसंद नहीं आया बट कोई और चाहता है, उसके सपने पूरे करने के लिए आप कर रहे हो, तो नहीं होता। इंडिया में तो वही चलता है ना। और फिर इसीलिए आपका आप ये देखिए ना, आप इसीलिए देखिए ना इतना हाई फेलियर रेट क्यों है इस एग्जाम का, क्योंकि वो माँ बाप के सपने पूरे कर रहे होते हैं ना ज़्यादातर लोग। यस मैडम, अभी मैं आपको पहले पूछा था, आई एम गेटिंग बैक द स्टैटिस्टिक्स, आप अगर दे सकोगे कि कितना परसेंटेज। ये बहुत क्या होता है, जब हम कोई चीज़ करने जा रहे होते हैं हम सिर्फ अच्छी चीज़ देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि अरे ये भी तो पास हो गया, वो भी तो पास हो गया, है ना, हम उसी के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। बट आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप एक रियलिस्टिक व्यू लीजिए, ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव। नेगेटिव तो बिल्कुल मत लीजिए, बट रियलिस्टिक ज़रूर रहिए, क्योंकि रियलिस्टिक होने से आप क्या करेंगे, आप उस लेवल की मेहनत करेंगे, आपको ये पता होगा कि मुझे कितना इसके लिए एफर्ट मारना है। आप रफली इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो 10 लाख लोग ये पेपर का फॉर्म भरते हैं, ठीक है? करीबन 6 लाख लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने। 4 लाख नहीं जाते? नहीं जाते, क्योंकि लोग पहले ही डर जाते हैं। ओके। प्रीलिम्स देने से पहले ही लोग डर जाते हैं कि यार इतनी पढ़ाई मेरे से नहीं हुई है, मैं इतना नहीं कर पाया हूँ। तो आप मान के चलो 4-5 लाख लोग तो पहले ही निकल गए, बट वो भी 10 लाख में काउंट होंगे, गिन रहे हम, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी ना एग्ज़ाम देने की, राइट? अब इनमें से एंड में आप बताइए कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? 1000 ले लेते हैं। अब तो कम हो गया है नंबर, क्योंकि कुछ सर्विसेज ने नंबर्स घटा दिए हैं, बट हम 1000 ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, एंड ये 1000 में रफली 700 वो लोग होते हैं जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, लाइक यू। यस, राइट। मेरे 2nd, 3rd, 4th अटेम्प्ट में मैं पहले सिलेक्ट हो चुकी हूँ। तो जो 1000 है ना, उसमें से एटलीस्ट 700 पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वी आर लुकिंग एट अ नंबर ऑफ 300 के अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, वो भी जो 10 लाख था ना, उसमें भी 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे हैं जो दोबारा पेपर दे रहे हैं। दोबारा पेपर वाले भी सारे नहीं सिलेक्ट होते। दोबारा पेपर देना मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 700 और 3000। 700 तो वो है जो फाइनल लिस्ट में आए। हाँ, ओके। बट देयर आर 4000 रफली पीपल जिन्होंने दोबारा देने के लिए फॉर्म भर के दोबारा अटेम्प्ट दिया। ओके, हाँ, सेकंड अटेम्प्ट, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th अटेम्प्ट, है ना? तो वो भी तो लोग हैं ना, 4000 तो कम से कम वो हैं, राइट? 4000 तो वो भी है ना जो बार बार दे रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, आउट ऑफ 4700 निकल गए, राइट? बट 9,96,000 में से सिर्फ 300 निकले। करेक्ट, ये एक्यूरेट डेटा पॉइंट्स आप जो बोले, करेक्ट। 9,96,000 में से 300 निकले, एंड दिस इज द एक्चुअल रेशो। वहाँ पे आप, एंड ये किसी भी सर्विस में है। ओके, ये आईएएस का नंबर नहीं है। एंड हमें तो आईएएस चाहिए। एग्जैक्टली, ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनका नंबर नहीं है, ये नंबर है किसी भी सर्विस का। देयर आर 24 सर्विसेज, ये सबका नंबर है, राइट? तो आप सोच के देखिए, फिर आपका जो स्टैटिस्टिक्स बन रही है, एंड इसमें अब मैं आपको दूसरा डेटा देती हूँ। जो बच्चे सिलेक्ट हुए, मैं एग्ज़ाम किसने दिया, जो 10 लाख है उसकी बात नहीं कर रही, okay. जो सिलेक्ट हुए फाइनली, उनमें से 70% के आसपास आर इंजीनियर्स, राइट? अच्छा, इंजीनियरिंग में मैं इंजीनियरिंग एंड एमबीए जो मेरे जैसे हैं उनको भी जोड़ रही हूँ, जो प्योर इंजीनियर्स हैं उनको भी जोड़ रही हूँ। एंड इंजीनियर्स का 50% नहीं,
टोटल का 50% आर जनरली IIT के बच्चे, ओके। टोटल का जनरली 50% IITians होते हैं। हाँ। उसके अलावा देर आर 20-25% करीब एम्स के डॉक्टर्स, मतलब नॉट एम्स, डॉक्टर्स डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स। MBBS होते हैं। है ना, एम्स एंड अदर प्लेसेस के डॉक्टर्स होते हैं। 20-25% करीब ये बन जाते हैं। तो वो 65 चला गया अगर इंजीनियर्स, और ये ऐसे करके करीबन इतना परसेंटेज दोनों बन जाते हैं। देन देर आर लॉयर्स, क्योंकि लॉ ऑप्शनल भी है एंड लॉ का ही पढ़ा वो है काम बहुत सारा। तो देन देर आर 2-3-4% लॉयर्स ऑल्सो। मतलब प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स मेजॉरिटी। majority से भी, मतलब majority तो क्या, मोस्टली वही है। हाँ, मोस्टली एग्जैक्टली 70 हाँ। आ गया। 70-30-20 प्लस 3-4% और तो नहीं, अभी रुके, अब फिर प्योर MBAs आ गए उसके बाद, जो नॉन इंजीनियरिंग वाले MBAs हैं। देन देर आर साइंटिस्ट्स, DRDO के, इसरो के, ऐसे वाले PhD होल्डर्स बहुत हैं, राइट। PhDs एंड साइंटिस्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे हैं जो ऐसे होते हैं। एंड देन तो आपका उसके अलावा जो 2-3% होता है वो ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसमें शायद आप वो कैटेगरी में खुद को शायद डाल रहे हो। नहीं, मैं तो इंजीनियर्स में चली गई ना। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग फॉर द अदर पीपल। यस। सो दूसरा चीज़ क्या होता है ना, अब तो चलो इस एग्ज़ाम में ये हो गया कि आप किसी में भी आ गए तो आपको दूसरी जॉब मिल गई। आज तक ऐसा होता था कि आपको कुछ भी नहीं मिलता था, आपने 6-7 साल लगा दिए और उसके बाद आप खाली हाथ वापस आ गए। आपको अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है। एंड अगर आप मोटिवेटेड जोन में, आप सोच के देखो, आप ना जब तक लाइफ में कभी फेल नहीं हुए ना, आप एक नई चीज़ स्टार्ट कर पाते हो। जब आप किसी चीज़ में ना 6-7 साल फेल हुए हो ना, आपका जो मेंटल लेवल होता है ना, आपकी जो दुनिया के लिए अप्रोच होती है, आपका जो अपने में कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तब अपने आप को रीबिल्ड करना ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आई ऑलवेज से कि एक बेस बनाने के बाद ही इस एग्ज़ाम को करो। एक ऐसा वो गारंटी कर लो। मैं हमेशा, हर इंसान जो मेरे से बोलता है कि मुझे ये पेपर देना है, मैं पहला सवाल यही पूछती हूँ, मुझे अपना प्लान बी बताओ, और मुझे ये बताओ कि तुम प्लान बी में कहाँ तक पहुँचे हो। मैं तुम्हें IAS बनाने के लिए नहीं, मैं तुम्हें गाइड करूँगी। मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए गाइड करूँगी। मैं तुम्हें एक एसेट फॉर द कंट्री बनाने के लिए गाइड करूँगी। मेरा एम ये है कि तुम सक्सेसफुल हो, तुम हैप्पी हो, और तुम एक एसेट हो अपनी कंट्री, अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी के लिए। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता तुम सिविल सर्विसेज के थ्रू आओगे या किसी और रूट से। मेरा काम तुम्हारी इच्छा से तुम्हें वो नहीं है। आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव यू व्हाट यू, आई मेक श्योर कि मैं अगर तुम्हें गाइड कर रही हूँ तो मैं तुम्हें सक्सेसफुल लाइफ की तरफ गाइड करूँ, which may come from any domain, any area, any field, yeah. आप एक बात बताइए ना, कितने IAS ऑफिसर्स के नाम कितने लोगों को पता होंगे? एक्चुअली में मुझे आप ही का नाम पता है। मैं वही बोल रही हूँ, नहीं पता है बिकॉज आप सेलिब्रिटी हो ऑन सोशल मीडिया। हाँ, सो आप सोच के देखो, बाकी लोगों को आपको कितने IAS का नाम पता होगा? अनलेस किसी ने कुछ बड़ा अच्छा वो किया हो, नेशनल लेवल पे, आपको कहाँ नाम पता होगा, राइट? तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वही एक तरीका है? बट आप सोच के देखिए, आपको सचिन तेंदुलकर का नाम पता है? बिल्कुल पता है ना? इवन सी ग्रेड प्लेयर का भी नाम पता रहता है हमें। आपको मेरी कॉम का नाम पता है? बिल्कुल पता। आपको बाईचुंग भूटिया पता है? आपको ऐश्वर्या राय पता है? आपको अमिताभ बच्चन पता है? आपको लता मंगेशकर पता है? आपको पॉलिटिशियंस के नाम पता होते हैं? आपको बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पता होते हैं? टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, आपको ये नाम पता होते हैं ना? तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये तरीका है सक्सेसफुल बनने का? देयर आर सो मेनी अदर वेज। एम लाइफ का ये होना चाहिए कि आप सक्सेसफुल, खुश एंड एक एसेट बनो। एसेट बनने वाला वर्ड इज वेरी गुड एक्चुअली। एसेट बनो ना। आप IAS बन के भी लायबिलिटी बन सकते हो एक्चुअली में। यस। तो आप सो द एम शुड बी दैट, नॉट कि यही एक तरीका, मुझे यही एक चीज़ वो करनी है। फिर तो वो आपकी ईगो के बारे में हो गया। करेक्ट। Then it is about your ego. It is not about actually doing something positive in life. It is about satisfying your ego. क्योंकि अगर आपको एक ही जगह पहुंचना है, एक ही वो है, तो फिर तो ईगो प्रॉब्लम है। So I think you have said it somewhere in some other forum कि if you really wish to be topper, ये ईगो इश्यू है। आपने कहा था किसी और ने? मैंने ही कहा। हाँ। मैंने कहा है भाई, आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे इस जॉब को करने की, सर्विस को करने की अपॉर्चुनिटी मिले और मैं दुनिया में कुछ पॉजिटिव छोड़ पाऊँ, मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, मैं कुछ पॉजिटिव देश के लिए छोड़ पाऊँ,
सोसाइटी के लिए छोड़ पाऊँ, जहाँ भी मैं काम करूँ वहाँ मैं कुछ पॉजिटिव देख के आ सकूँ। आपका एम अगर ये है कि मुझे टॉपर बनना है, उसमें तो सिर्फ आपका फ़ायदा हुआ, किसी और के लिए कुछ नहीं है। आपका टॉपर बनने से सिर्फ आपका कुछ वो हो रहा है, दुनिया को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। करेक्ट। दुनिया को तो फ़र्क उस चीज़ से पड़ेगा ना जो आप दुनिया के लिए कर रहे हो। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको ईगो प्रॉब्लम है। मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि मैम मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में रैंक 1 चाहिए, तो आप मुझे गाइड कर दीजिए। तो मैं तो यही बोलती हूँ, भाई मैंने तो नहीं किया तो मुझे नहीं पता, मैं सही गाइड नहीं हूँ इस चीज़ की। एंड दैट मीन्स कि तुम्हें कुछ अपनी ईगो के लिए प्रूव करना है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आईएएस बनना तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं उतने साल और देश सेवा कर पाऊँगा, मैं उतने साल और कुछ अच्छा कर पाऊँगा। बट वो भी मैं ये बोलती हूँ कि एक ऐसे लेवल पे आओ जब तुम किसी को कुछ देने लायक हो। व्हाट डू यू मीन मैन? ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत छोटे आ जाएंगे और बहुत वो होगा तो हम ऊपर तक पहुँच जाएंगे। दैट इज़ अगेन अबाउट यू, राइट? You mean about the age? यस। Okay. मेरा ये मानना है यू शुड कम एट अ लेवल व्हेन यू कैन रियली डू समथिंग फॉर योर कंट्री। I mean, you need to have some backup experience. Not No? even that, when you have the maturity, Okay, yeah. I mean, when you have the maturity to really make those decisions. which you made once. One. नहीं, मेजोरिटी सबकी सेम लेवल पे नहीं आती। कुछ लोग 60 साल के भी इमेच्योर होते हैं और कुछ बच्चे 10 साल के भी बहुत मेच्योर होते हैं। Maturity is a very relative concept. मतलब How do you define that? maturity is when you can make sensible decisions, wherein the decision is not about you but about the larger good. It's about the larger picture. That's Yes, it, right? yes. Otherwise, Maturity is, मैं ना हमेशा जब कॉलेज ऑडियंसेस में जाती हूँ तो मैं बच्चों से ये पूछती हूँ कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बगल में जो इंसान बैठा है, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे एरिया का कलेक्टर बन जाए और तुम्हारी फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में डिसीजन ले पाए? हर किसी का जवाब होता है नो। आज तक मुझे कभी कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान इस लेवल की मैच्योरिटी वाला है। okay. बट सब अपने लिए सोच रहे होते हैं कि मैं उस लेवल की मैच्योरिटी वाला हूँ। Hmm. सब अपने लिए सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, बट मेरे साथ में जो बैठा हुआ मेरे जैसा ही इंसान है वो तो गधा है, वो नहीं कर सकता। दैट इज़ वेयर द थिंग इज कि यू हैव टू बी समबडी हु कैन बी ट्रस्टेड एंड हु कैन मेक द बेस्ट डिसीजंस। एंड आई थिंक योर कंट्री डिजर्व्स यू एट योर बेस्ट। योर कंट्री डिजर्व्स कि आप जब उस लेवल के हों, जब आप एट योर बेस्ट एबिलिटी हों, तब आप उसकी सेवा करें। योर कंट्री डिजर्व्स कि आप इतने उस लेवल, उतनी परिपक्वता जिसे कहते हैं वो आप में हो। You mean कि आप विराट कोहली बनो तब जाके देश के लिए खेलो? नहीं नहीं, No, मैं just ये भी नहीं कह रही saying, हूँ। आप अभी नहीं नहीं, उतना भी नहीं। उतना भी नहीं। मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ के लिए ढंग के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो तो आप देश के लिए डेफिनेटली नहीं ले पाओगे। तो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ केपेबल ऑफ गुड डिसीजन मेकिंग एंड यू हैव गेन्ड योर बेस्ट नॉलेज, योर बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम फिर तो हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 70 साल के लोगों को ही ऑफिसर्स बनना चाहिए, वो भी बात नहीं है। बट जब आप एक लेवल पे कंट्रीब्यूट करने लायक आओ, जब आप अपने बारे में सोचने के जगह दुनिया का भी सोच सको, तब आओ। I got it. Yeah. What you mean to say is, जब देश का जिम्मेदारी उठाना है, आप जो वोट है परिपक्वता, उतना आपके पास कैपेसिटी होना है। हाँ. वो कैपेसिटी का फंडामेंटल लाइन है मेच्योरिटी होना है। हाँ, ताकि लार्जर गोल, लार्जर पिक्चर देख पाए। बहुत लोगों को दिखता नहीं है, उनका टनल विजन होता है। और उसका सबसे अच्छा वो है, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए डिसीजंस खराब ले रहे हो ना, तो आप देश के लिए कभी अच्छे नहीं ले पाओगे। रियली मैडम? ओके। क्योंकि आपका सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन होती है? हमेशा खुद। इज इट? मोस्ट हर किसी के लिए खुद ही होगा ना, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं रखोगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर रहे हो, फिर तो वैसे ही आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओके। एक बेसिक सेल्फ इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्शन तो हर किसी में होनी भी वो पड़ेगी, तो हमें साइंस ने दिया है ना? वो तो एग्जैक्टली। तो अगर आप उसी इंसान को नहीं बचा पा रहे हो, है ना, तो आप देश को कैसे बचाओगे? करेक्ट मैडम। है ना? आप सैक्रिफाइस अपने आप को कर रहे हो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अपने आप के लिए बैड डिसीजंस लेना। वेरी वैलिड, वेरी वेरी वैलिड। और बहुत लोग ये बैड डिसीजन को सैक्रिफाइस का नाम देके दे विल अगेन बूस्ट देयर ईगो। यस, आप एक वॉर में जाके अगर आपने देश के लिए सैक्रिफाइस करो, दैट इज सैक्रिफाइस, दैट इज डिफरेंट लेकिन फ्रॉम बैड डिसीजंस। बैड डिसीजन आप शहीद हो गए तो नहीं, वो शहीद तो मैं चलो वॉर में ही हो गए ना, आप कुछ तो अच्छा करने गए थे, बट मैं पर्सनल लाइफ के बैड डिसीजंस ले रही हूँ। ओके। मैडम, एक कॉमन नोशन है फॉर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, सेंट्रल एज वेल, इन माय स्टेट एज वेल। लोगों को लगता है कि इफ़ यू चूज ज्योग्राफी एज ऑप्शनल,
कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है जो कि फिक्स रहता है, कहते हैं कि ये सब जगह ईयर मार्क करो एंड पिन पॉइंट दोज लोकेशंस एंड ऑल, एंड उसमें मार्क्स ज़्यादा होता है. सडन फॉर्मेट दैट पीपल टॉक अबाउट. Okay, I have never come across any question that was ever repeated. मैंने तो कभी नहीं देखा कोई क्वेश्चन जो रिपीट हुआ हो. ओके, आप ये देखिए, आप ये एग्ज़ाम खुद के पास करने के लिए कर रहे हो ना, बिल्कुल. है ना. अब मैं और आप सेम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है. है ना. आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, बिल्कुल. मैं तो नहीं हूँ. तो अब अगर सब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लूँ, क्या मैं पास होंगी? बट ये एक मैं जो बोला, ये आइडिया अभी हवा पे है. मैं वही बता रही हूँ. आपको इस एग्ज़ाम में एम ये है कि आप किस में अच्छे हो, आप वो परफॉर्म करो. दुनिया किस में अच्छी है उससे तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? अगर ये बाकी के 500 लोग एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो तुम उसमें अच्छे कैसे हो गए? मे बी मैडम वो अच्छे हैं क्योंकि सब्जेक्ट सिंपल है. नहीं, सिंपलर. नहीं, ऐसा नहीं होता. नहीं, कभी नहीं होता. ओके. क्योंकि सब सब्जेक्ट से लोग पास होते हैं. ओके. इट्स नॉट अबाउट सिंपल, देयर इज नथिंग सिंपल. मेरे को जो सिंपल लगेगा आपको नहीं लगेगा. एज सिंपल एज दैट. जो सिंपल है किसी के लिए वो किसी के लिए नहीं होगा. एग्जैक्टली. स्टैंडर्ड सिंपल नहीं होता. यस, मेरा बैकग्राउंड डिफाइन करेगा मेरे लिए क्या सिंपल है. तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस इजी है. हाँ, राइट. क्योंकि मेरे को हो सकता है, अगर हम वैसे भी देखें, क्या पता फिलॉसफी जो बाकी लोगों को सिंपल लग रहा है मुझे बहुत मुश्किल लगती. राइट. हिस्ट्री बाकियों को ईजी लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है. It is your taste, your capacity, your capabilities, your aptitude and your background till then. जो डिफाइन करेगा कि आपको क्या सिंपल लग रहा है. अगर आप एक लॉजिकल सोचने वाले इंसान हो तो आपको लॉजिकल वाले सब्जेक्ट्स पसंद आएंगे. अगर आप थोड़ा मेमोरी आपकी बेटर है तो आपको शायद मेमोरी वाले सब्जेक्ट्स पसंद आएंगे. अब फिलॉसफी वगैरह में किस फिलोसोफर ने क्या कहा ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना. बट ज्योग्राफी में शायद आपको कुछ भी ऐसे याद नहीं करना है ना. तो इट इज़ योर एप्टीट्यूड ऑल्सो. एंड लोग सबसे पास होते हैं. अच्छा, एक और चीज़, आपको इस एग्ज़ाम में ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, विच मीन्स यू हैव टू कम्पीट विद अदर्स एंड परफॉर्म बेटर देन अदर्स. राइट. तो आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसमें बाकी लोग अच्छे हैं, तो वो आपसे बेटर परफॉर्म करेंगे लॉजिकली. क्योंकि उनका टेस्ट, उनका एप्टीट्यूड, उनका एक्सपीरियंस उस चीज़ के लिए है, आपका नहीं है. आप भेड़ चाल में अपने आप को पहले ही आपने पीछे कर दिया क्योंकि आपने दूसरे के एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट ले लिया जो आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं था. प्लस अगर आप एक सो अब क्या होता है, मैं आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं वो मैं जो मेरे हिसाब से करना चाहिए. पहली चीज़ आप ये देखो, आपको सबसे ज़्यादा इन सबको पढ़ने में किस में मज़ा आएगा. क्योंकि अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप उसे नहीं तैयार कर सकते, आप उसे नहीं पढ़ सकते. आपको PhD लेवल तक इन डेप्थ स्टडी करना है कोई भी सब्जेक्ट. उसके लिए यू हैव टू लाइक दैट सब्जेक्ट, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन दैट एंड यू ऑल्सो हैव टू हैव सम लेवल ऑफ एप्टीट्यूड इन दैट. अब क्या है, आपको लिस्ट में 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सेम लग रहा है कि मैं सिमिलरली सब में परफॉर्म कर सकता हूँ. देन आई से चूज़ अ सब्जेक्ट जिसमें बहुत कम लोग देते हो. क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपको 5000 लोगों से कम्पीट करना है और एक सब्जेक्ट में आपको 500 से कम्पीट करना है. 500 से बेटर आंसर लिखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू 5000. एक नया पॉइंट आंसर में 500 के मुकाबले में आप ज़्यादा इजीली लिख लोगे एज़ कम्पेयर टू 5000. सिंपल है वो तो बिल्कुल लॉजिकल बात है ना. तो ऑलवेज ये जो भेड़ चाल में लोग होते हैं ना, ये वही लोग हैं जो दूसरों को बेटर नंबर दिलवा देते हैं. एंड दूसरा इंसान कह पाता है देखो जी 5000 वाले ऑप्शनल में मैं टॉपर हूँ, क्योंकि वो 5000 लोगों ने किसी और की टेस्ट का और किसी और के इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट ले लिया था. आपको सक्सीड करना है. मैडम तैयारी का अपना अपना तरीका रहता है ना मैडम. Some people are good in making notes. Some people read just from the books. What I understood, you studied directly from the books. You hardly made notes. I say don't ever make notes. You say it very strongly, right, yes, madam? Yes, I'm very against making notes. Expand on it, madam, please. Okay. आप नोट्स कब बनाते हो? पढ़ के बनाते हैं ना. पहली बारी में. पहली बारी में, of course. पहली बारी में आपको किताब कितनी समझ आ रही होती है? नहीं आता इसलिए तो बनाते हैं ना. नहीं, आप नोट्स में आप वो चीज़ें लिखते हो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझ में आए उस कॉन्टेक्स्ट, उस फर्स्ट लेवल तो आपने क्या किया, पहली बारी में आपको 30% किताब समझ आई, उसका भी 30% आपने नोट्स में लिखा, विच मीन्स किताब का 9% है आपके नोट्स में. यस. कोई 50वीं बार पढ़ के नोट्स बनाता है? जरूरत ही नहीं रहेगा ना.
आप नोट्स बनाते हो पहली रीडिंग में, जब आपको वैसे ही कुछ नहीं समझ आया, आपको पहली रीडिंग में तो ये भी नहीं पता इसमें क्या रेलेवेंट था, मतलब नोट्स मीनिंगलेस हो गया, आपने नोट्स में कॉन्टेक्स्टलेस हो गया। आपने नोट्स में लिखा ही 5% ऑफ द टेक्स्ट है, हाँ, दैट मीन्स 95% तो आपने छोड़ दिया, करेक्ट कैसे पास हो गए? करेक्ट। आपके नोट्स में 5% है जो आपको पढ़ना था उसका। लेकिन ये जो कोचिंग टीचर्स होते हैं ना, वो तो हाँ। नोट्स भर भर के लिखने के लिए कहते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द प्रैक्टिस करने वाला नोट्स, जस्ट नोट्स। I have never come across such coaching teachers, and if coaching teachers आपको ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं, please don't listen to them. And also coaching teachers ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद पास नहीं हुए थे। बट दे आर एक्स सिविल सर्विस, वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे। दे आर नॉट टीचर्स पर से, बट वो चलाते हैं ऐसा इंस्टीट्यूट। हाँ, बट द Business पॉइंट करते इज हैं। बिजनेस अलग है ना, बिजनेस अलग है ना। पॉइंट इज आप कॉमन सेंस लगा के देखो, नोट्स आप पहली रीडिंग में बना लेते हो, पहली रीडिंग में वैसे ही आपको कुछ नहीं समझ आया होता है, एग्रीड। 30% से ज़्यादा नहीं समझ आता ना ज़्यादातर लोगों को, नहीं तो आप जीनियस बन जाओगे। 30% से ज़्यादा नहीं समझ में आता, राइट। आपने 30% का भी 10% नोट्स में लिखा है, हाँ। क्योंकि नोट्स तो आप शॉर्टकट के लिए ही बना रहे हो ना, उसको पढ़ के जा रहे हो, उसका 10% उसका मान लो आपको 90% भी याद रह गया, दैट मीन्स आपको टोटल टेक्स्ट बुक का ना 5 से 7% ही याद है। यस। आप सिंपल लॉजिकल थिंग टू डू इज किताब में अंडरलाइन कर लो, जो आपको लग रहा है ना पहली बार में कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लो, ओके, राइट। हाँ। एंड अगर आपको कुछ नोट टाइप लिखना है, हाँ। उसी के मार्जिन में लिख लो। मैं हमेशा किताब में जो मार्जिन होता था वहाँ लिखती थी कि ये पॉइंट ये ऐसे भी इसमें कनेक्शन बनेगा, ये चीज़ उस और किताब में थी एंड वहाँ से ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो रही है, मैं ऐसे लिखती थी। साथ में नहीं तो एक कागज़ लगा दो उसी जगह कि उस किताब में ये पॉइंट भी था, तो ये भी इसके साथ इंटरसेक्ट होकर आपको याद करना है। यू शुड डू दैट। आपका एम क्या है? एग्ज़ाम पास करना ना, यस। या शॉर्टकट मारने? एग्जाम पास करना मैडम। तो आपकी नोट्स बनाने के शॉर्टकट पे ही अगर आपका फोकस है तो आपने मतलब फिर आपको पास तो करना नहीं है। देखो, एम आपका पढ़ाई करना नहीं है, मेहनत करना नहीं है, एम आपका है किसी तरह से बस हो जाए, फिर तो आप मतलब माइट एज वेल नॉट डू इट ना। ये टाइम पास में दिखावे के लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो इस तरह से करते हैं वो नहीं पास होते, बिना टेक्स्ट बुक्स के आप नहीं पास हो सकते। तब तो मैडम हमें तो फॉर द एक्सपीरियंस हैंड होल्डिंग जरूरी ही है। आप जो बोल रहे हैं नहीं, इसमें हैंड होल्डिंग कैसे? किताब तो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी ना। मतलब किताब पढ़ना है, नोट्स मत बनाओ, कहना भी हाँ, तो वो सब कॉमन सेंस की चीज़ें। आई थिंक इंटरनेट पे आजकल इतने ऑफिसर्स ने तो बता दिया है कि मैं क्या चीज़ें काम करती हैं क्या नहीं करती हैं। ओके। एंड खुद तो लाइक आई सेड, खुद तो भी कुछ कॉमन सेंस और वो होना चाहिए ना, इतनी परिपक्वता आप में आ जानी चाहिए कि आप अपने ही एक्शंस को जज कर पाओ। दैट्स प्रिसाइसली व्हाट आई मेंट, कि आप में कॉमन सेंस एंड इतनी समझ आ जानी चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो सही है या गलत है, आप ही के करियर के लिए, वो तो आप जज कर पाओ। सही है मैडम। मैडम, आई विल गो बैक टू द टाइम्स बिफोर योर IAS स्टफ। आप बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है? नहीं, कंप्यूटर्स। आई एम सॉरी, CSE, yes, computer science, and MBA FMSC किया है आपने। Then you had your internship done at Coca-Cola company, and after MBA you had some managerial position in Cadbury, and that too your stay was somewhere beside Antilla. Yes. ये पूरा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि आप जो कंपनी में काम किए हैं, स्वीट टेस्टी, आई मीन वाज इट डेलिबरेट और वो हो गया? नहीं, Cadbury was one of my first choice companies. आप सोच के देखो, आई लव चॉकलेट्स एंड मेरा ना आधा महीने का खर्चा ऐसे निकल जाता था। तो कैडबरी वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस दैट वे, एंड मुझे कंपनी में बहुत इनोवेशंस करने को मिली, मुझे बहुत नया काम करने को मिले, एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। एंड कंपनी बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती थी। मतलब आपका ये स्टूडियो जो है, इसका 3 टाइम बड़ा कमरा वॉज अ रूम इन ऑफिस कॉल्ड चॉकलेट रूम, और वहाँ पे जाके आप जितनी मर्जी जब मर्जी जो चाहे चॉकलेट खा सकते थे। तब तो आप खाली कर देंगे ना, मतलब हाँ, लॉस नहीं होगा? लॉस नहीं होगा, नहीं जाएगी, उतना उतना कोई भी नहीं खा पाएगा। और आप काम करने गए हो ना, उस कमरे में बसने नहीं गए हो। तो एंड क्या होता था ना, कभी आप फैक्ट्री विजिट पे कोई आपका फ्रेंड गया कुछ गया तो वो पूरा बॉक्स का बॉक्स उठा लाते थे। सो यू गॉट लॉट्स ऑफ फ्री चॉकलेट्स एंड इट वाज लिटरली फ्री चॉकलेट्स फॉर लाइफ। सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड कंपनी में लोग भी बहुत अच्छे थे। I had amazing bosses and I got to learn a lot from them. In fact, a lot of that learning I use in my job even now.
सो एक्सेलेंट एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट. मेरी बस प्रॉब्लम ये थी कि आई वांटेड टू वर्क इन अ सेक्टर वेयर आई वाज मेकिंग ऑन ग्राउंड डिफरेंस. यू नो, मैं सोसाइटी के लिए कुछ डायरेक्टली कर पाऊँ, मैं ऐसा काम करना चाहती थी. आई वॉन्टेड माई वर्क टू हैव मेड अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ. Then why did you do MBA? MBA का काम मुझे पसंद था, ऐसा नहीं है. एंड अगेन लाइक आई सेड, अ बैकअप प्लान ऑफ अ थिंग दैट आई रियली एंजॉयड. खैर टू बी ऑनेस्ट, मैंने उस टाइम पे सिविल्स को सीरियसली देने के लिए सोचा भी नहीं था, क्योंकि दिल्ली में लोग कम देते हैं. यू नो, Really? दिल्ली में दिल्लीइट्स बहुत कम देते हैं. Okay. एंड मेरे तो कोई फैमिली सर्कल में भी नहीं है ना, तो मेरे तो गवर्नमेंट के बारे में इन्फ्लुएंस होने का भी कोई तरीका नहीं था. तो वो तो बहुत बचपन में आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ सिविल सर्विसेज का थोड़ा बहुत, बीइंग अराउंड पीपल हुज पेरेंट्स वर इन सिविल सर्विसेज एंड ऑल. एंड देन कॉर्पोरेट में जाके इज़ वेयर आई realized कि I want to actually work in a sector where I'm making on ground difference. So that's how I have another question with that context. You were making a lot of money there in Cadbury's. Now the amount of money you are making, it's less than what I was making yeah, then. way lesser, right? Not way lesser, but yes, definitely much less. Because 10 years back you were there. No, it's not 10 years back. 17 years back. 17 years back. 17 years back I joined, and 15 years back I left. Oh yeah. So, matlab, you have never thought about money when you were doing anything in career? Money has never been my motivator. मैं पैसे से मोटिवेट नहीं हो पाती. Really? I am not somebody motivated. जब 99% लोग मनी से मोटिवेटेड हाँ, होते हैं, हाँ. मोटिवेट होते हैं. मैं वही कह रही हूँ ना, अपने बारे में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है. वो क्लैरिटी आता कैसा है मैडम? आई थिंक अगर आप अपने हर एक्शन को क्वेश्चन करो, मैंने ये चीज़ क्यों करी, मेरा क्या एम था, एंड अगर आपका एम और मोटिव कुछ गलत भी है तो भी उसे एक्सेप्ट करो कि ये मेरी सोच थी इस चीज़ को करने के बियॉन्ड, तभी आप उसे सुधार पाओगे और तभी आप बहुत क्लियर हो पाओगे कि आप कौन हो. आई एम वेरी क्लियर अबाउट हु आई एम. Were you like this since your childhood या बड़े होके कुछ दुनिया में देख के? आई थिंक थोड़ी सी आई वॉज अ लिटिल मोर मच्योर चाइल्ड, बट ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए कि यू नो वो पाथ बनता चला गया तो बस आप उसी पे रहे. बट आई ऑलवेज बिन समबडी, आई ऑल्सो ग्रू अप इन अ फैमिली जो बहुत ही रियलिस्टिक फैमिली थी. यू नो, तो मेरे घर में भी आपको बहुत ना तो आपको नीचे करा जाता था ना आपको ऊपर करा जाता था, आपको बहुत रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई जाती थी. यू नो, जैसे मुझे कभी भी मेरी डिसेबिलिटी के लिए ना तो अशेम्ड कराया गया, ना ये कहा गया अरे नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है. इट वॉज ऑलवेज कि ये तुम्हारी डिसेबिलिटी है और ये तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं, एंड नाउ यू हैव टू लिव अ लाइफ बेसिस द सिचुएशन दैट यू बीन गिवन एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. है ना, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ये कहा गया हो कि ओ माई गॉड बेचारी ये तो कुछ नहीं कर सकती. ये था कि भाई तुम्हारी ये डिसेबिलिटी है बट ये तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं, अब इन पे काम करके दिखाओ. यू नो, एंड ये भी नहीं था कि नहीं कुछ भी नहीं है, दुनिया बुरा मान गए, दुनिया ने कुछ कह दिया, तो ऐसा भी कुछ You were नहीं था. not pampered that way. Oh, I was not pampered at all. I feel like I grew up in such a cruel family. Yeah, corporal lifestyle लग रहा है बचपन से. नहीं कॉर्पोरेट तो नहीं, बट Corporal, I mean हाँ. military wise type. नहीं ना ऐसा भी नहीं था. हमें ये कहा गया कि बेटा प्रॉब्लम सबको होती हैं, तुम्हारी ये वाली हैं, एंड आगे तभी बढ़ पाओगे जब प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड सोचोगे और देखोगे. अच्छा, मेरे पेरेंट्स ने भी हमारी डिसेबिलिटी को कभी बड़ा नहीं बनाया. सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, आपके पेरेंट्स उसे बड़ी चीज़ बना देते हैं. पेरेंट्स बचपन से बच्चे को सिखाते हैं आय हाय लड़की है इसका क्या होगा. पेरेंट्स सिखाते हैं कि ओहो ये डिसेबल्ड है इसका क्या होगा. माई पेरेंट्स नेवर बिलीव दैट. माई पेरेंट्स नेवर थॉट कि ओहो क्या होगा. Especially your dad, right? Yes, my dad especially on that. He was very this thing कि भाई ability and disability are two different things. Disability होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई ability ही नहीं है. एंड पापा ने तो मुझे हर चीज़ में फोर्स करा है. मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ आई हैव गॉन टू सो मेनी पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स एंड आई स्वेयर आई स्टिल ड्रॉ लाइक अ थर्ड ईयर क्लास स्टूडेंट. मतलब मेरा पहाड़ अभी भी ऐसे वाला माउंटेन होता है और चिड़िया ऐसे ऐसे चल रही होती है. आपको ज़मीन पे लाने के लिए कराया ये? मतलब इट वाज लाइक कि भाई तुम्हें अपनी वर्थ पता होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एंड हमारे टाइमों में ना माँ बाप अपने बच्चे को ना ओवर वो नहीं करते थे, मतलब पार्टिसिपेशन के प्राइज़ नहीं मिलते थे. एंड हमारे टाइम पे ना माँ बाप स्कूल में जाके टीचर से लड़ते नहीं थे. मेरे घर में तो उल्टा होता था, मेरी टीचर तारीफ़ करती थी और मेरे पापा जाके कहते थे नहीं ये तो बहुत बेकार है, आप कैसे कह रहे हो ये अच्छी है. मतलब मेरे तो बेचारे टीचर मुझे डिफेंड करते थे मेरे घर वालों से.
तो मतलब इट वॉजेंट क्रूअल, आई एम जस्ट जोकिंग, बट बहुत रियलिस्टिक था कि भाई तुम्हारी, एंड क्या था ना, हमारे लिए परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स भी हमारी एबिलिटी पे सेट थे। तो मेरे लिए ये नहीं था कि तुम स्पोर्ट्स में परफॉर्म करके आओ, बट मेरे लिए ये ज़रूर था कि तुम क्लास में ज़रूर पढ़ाई में नंबर You लाओगे। were topper in the नॉट द टॉपर, बट आई वॉज in वन the अमंग्स stream. द टॉप स्टूडेंट्स, यस। And आपका चेहरा एक्सप्रेशन देख के पता चलता है आप ड्रामा हाँ हाँ हाँ, जरूर किए मैंने होंगे। बहुत थिएटर किया है। आई हैव डन मोर देन 100 प्लेस, एंड मेरा अपना थिएटर ग्रुप भी था। Really? यस, आई हैड अ थिएटर ग्रुप, आई लव्ड थिएटर। Interesting. हाँ हाँ, मैंने बहुत थिएटर किया है। तो आई यूज्ड टू डायरेक्ट एंड एक्ट ऑल्सो। तो Where are your friends now? ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कोई बॉम्बे में है, कोई न्यूयॉर्क में है, I कोई mean, are स्वीडन they में still pursuing their art? नहीं, क्योंकि सब कॉर्पोरेट लाइफ्स में अटक गए हैं। मैं भी, इफ़ आई गो बैक टू दिल्ली आई विल डेफिनेटली गेट बैक इनटू थिएटर इन सम वे, बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड बेस्ट मेमोरीज। मैडम स्कूल में तो 100% आपको डिस्क्रिमिनेशन, लेट्स से नॉट वंस यू एंटर द इंस्टीट्यूट और द स्कूल, बट इनिशियल फेज में एडमिशन टाइम में प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। एब्सोल्युटली यस। इंडिया में ना आज तो हम फिर भी इंक्लूसिव सोचते हैं, तो स्कूल्स भी उस तरह सोचते हैं आज। हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं होता था। तो मुझे हर स्कूल में एडमिशन में माई डैड हैड टू फाइट विद द स्कूल कि आप बच्चे को चांस तो दो, आप तो बच्चे के को देख के रिजेक्ट कर रहे हो। एंड एंट्रेंस टेस्ट्स पे आई वुड ऑलवेज आउट परफॉर्म, बट वो स्कूल वाले चांस ही नहीं देते। इनफैक्ट जब मैं स्कूल छोड़ा भी मैंने कोई, तो सारे स्कूल वालों ने कहा कि मत निकालो इसे, ये तो हमारा बहुत ही प्रेशियस स्टूडेंट है। एसेट है, हाँ स्टार है। हाँ, बट जब लेने का टाइम आता था तब सब मना कर देते थे, एंड सिर्फ डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। वो जब आपको IAS तक वो Yes. you had to undergo that particular hustle. Okay. मैडम मैंने आपके बारे में ये सुना है कि perhaps you are the first officer जिसने ट्रांसजेंडर को गवर्नमेंट सर्विस ऑफर किया है। वो कहानी थोड़ा बताइए ना मैडम। सो क्या होता है ना, जब हम एक दुनिया में रहते हैं हम सिर्फ अपना ही सोच पाते हैं। कभी भी ना कुछ ऐसे सेगमेंट्स आपकी सोसाइटी के जिनसे आपका या तो डेली एक्सपोजर नहीं हो रहा, आप उनके बारे में, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि आप उनके बारे में सोच पाएँ। तो ट्रांसजेंडर स्पेसिफिकली एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता था, एंड मैं भी उनमें से हूँ, क्योंकि वो आपको आपकी सोसाइटी में नहीं दिखते हैं और आपको एक ओपिनियन उनके बारे में दी गई है बचपन से, विच इज़ अ लार्जली नेगेटिव ओपिनियन। तो आप भी उसी के साथ जीते रहते हो, राइट। एंड आई डोंट ब्लेम द वर्ल्ड। सबकी अपनी प्रॉब्लम इतनी है कि किसी और के लिए काइंड हो पाना, सोचना, किसी और के लिए सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आपका उनसे एक्सपोजर नहीं हो रहा है। तभी हम आज की डेट में इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करते हैं, क्योंकि जब आपका एक्सपोजर होगा तभी आप किसी के लिए अच्छा सोच पाओगे। By exposure you mean visibility, right? आपकी दुनिया में हो वो, हाँ, वो सर्कल में आ जाए। हाँ, Okay. आपके आसपास हो ना, कम से कम। हाँ। आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, जैसे मेरे साथ जो भी बच्चे पढ़े हमेशा, वो आई एम श्योर आई हैव नेवर थॉट ऑफ समबडी कि जस्ट बिकॉज वो डिसेबल्ड है तो वो कम होगा, Correct. राइट। तो एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं एक वो इंसान हूँ जो आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं जनरली आपकी प्रॉब्लम के लिए एक आपको ऐसा सोल्यूशन दे पाती हूँ जिसमें आप अपनी लाइफ में क्या चेंज कर सकते हो जिससे आपकी लाइफ बेटर हो पाए, ये आपको बता पाऊँ। नॉर्मली अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछोगे तो मैं आपको जनरली एक ऐसा सोल्यूशन दे पाती हूँ जिसमें आप खुद के अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में क्या चेंज करो जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। You don't even sugarcoat, बहुत straightforward आप बोलते हैं ये चीज़। हाँ, मतलब मैं आपको ये बताती हूँ, आप मेरे से कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या कुछ, तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक दूंगी आपकी बात पूरी सुन के जिसमें आप अपने एक्शंस में कुछ चेंज करें जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर हो पाए। सो एक बार क्या हुआ कि मैं आई वाज प्रॉबली अ प्रोबेशनर या मैं SDM बनी थी दिल्ली में। Okay. तो मुझे एक NGO ने बुलाया जिसने कहा कि हम ट्रांसजेंडर्स पे काम करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे एक इवेंट में आइएगा। अब मैं सब जो भी मुझे बुलाता है मैं ज़्यादातर कोशिश करके चली जाती हूँ, अनलेस कोई ऑफिशियल उस टाइम पे कुछ वो ना हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब जगह जाऊँ। एंड आई वॉज अ लिटिल हेजिटेंट इन द बिगिनिंग, क्योंकि मेरा कभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इंटरेक्शन ही नहीं हुआ था। तो एंड आपको बचपन में सिखाया जाता है कि अरे बच्चों को ले जाते हैं दिस दैट, तो आप थोड़े हेजिटेंट होते हो। बट मैंने कहा नहीं ठीक है चलते हैं, मैं कभी मना नहीं करती, तो मैं चली जाती हूँ। तो आई वेंट
एंड दैट वाज द ओनली टाइम इन माय लाइफ, वहाँ पे करीब 100 लोग होंगे, कि उन्होंने मेरे से जो भी सवाल पूछे मैं उसमें ये नहीं कह पाई कि तुम अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में ये चीज़ बदलो तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। Okay. उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी दैट वाज बिकॉज ऑफ अदर पीपल, दुनिया की सोच की वजह से उनकी प्रॉब्लम्स थी। आप एक बात समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी भी बहुत सारी ऑडियंस ने शायद कभी सोचा नहीं होगा। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स उसे घर से फेंक देते हैं बचपन में ही, इंडिया में मेजॉरिटी ट्रांसजेंडर बच्चों को जो पैदा होते हैं फैमिलीज फेंक देती हैं। आपके घर वालों ने ही आपको फेंक दिया। मैंने इसका कोई डेटा है ना आप? हाँ, ट्रांसजेंडर्स का ज़्यादातर यही होते हैं, Okay. मेजॉरिटी ट्रांसजेंडर्स आर दीस। Okay. आपके घर वाले आपको फेंक देते हैं, हम्म। ठीक है। अच्छा चलो, मान लो आपके घर वालों ने नहीं भी फेंका, ठीक है, मान लो आपके घर वालों ने आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को नहीं दे दिया, विच मीन्स कि आपको फेंक दिया ना। द पीपल हु वर सपोज टू लव यू, केयर फॉर यू, डिसऑन्ड यू, राइट? Correct. तो आपकी सारी प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हो गई ना। Yes. आपको बेस ही नहीं मिला, ज़मीन की आप निकल गई आपके नीचे से पैदा होते ही। अच्छा मान लो आपको रख भी लिया, आपको स्कूल भी भेजा, आपके क्लासमेट्स नहीं सिर्फ आपका मजाक उड़ाते, आपके टीचर्स आपका मजाक, हाँ, correct. आपके स्कूल में ना आपके टीचर्स आपका मजाक उड़ाते हैं। तो आप एक बात देखिए, गलती से वो बच्चा जो है, मान लो माँ बाप नहीं बाहर करते हैं, बच्चे को वो किसी तरह से स्कूल भेज देते हैं। अब स्कूल में उसके क्लासमेट्स नहीं सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके टीचर्स भी उसका मजाक बनाते हैं। आप एक बच्चे का वो देखिए कि कितना, मतलब टीचर्स जब आपका मजाक बनाते हैं तब आपकी क्या लाइफ होगी। आपके जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वही आपके अब्यूज़र्स बन गए, राइट? तो कितना मुश्किल है उस ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए पढ़ाई कर पाना। ऑब्वियसली ऐसे बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट होंगे। अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हो गए तो आप नौकरी से वैसे ही कट गए। और जिस सिस्टम में टीचर मजाक बना रहे हैं उसमें आपको कहाँ आप पढ़ पाओगे, कहाँ आपको नौकरी मिलेगी आगे जाके पढ़ाई के बेसिस पे, राइट? Correct. अच्छा दूसरा चीज़, एक ट्रांसजेंडर, ये तो हो गई नौकरी की बात, पढ़ाई की बात। मान लो अब वो कहीं पे घर लेने जाते हैं, रेंट का घर लेने, घर वालों ने तो निकाल दिया ना, मान लो नहीं भी निकाला तो ठीक है, तभी रिडिक्यूल तो हो ही रहा है, सारे रिलेटिव से, सारे एनवायरनमेंट से, सबसे, है ना? सब मजाक बना रहे हैं आपका, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट प्रकृति है, राइट? अच्छा दूसरी चीज़, आप कहीं पे घर लेने गए, आपको कोई घर नहीं देगा रेंट पे। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहते हैं, कह रहे हमें कहेंगे पड़ोसी सारे कि तुमने किसको घर दे दिया हमारे बीच में। अपशकुन भी मानते हैं ना कोई, वही मैं बोल रही हूँ ना, वो तो छोड़ दीजिए, अपशकुन तो बोलने की बात है, मतलब दिल्ली विल्ली में ये भी ना बोलें तो भी लोग कहेंगे ना कि आपने किसको घर दे दिया हमारे बीच में, है ना? तो आपको कोई रेंट पे घर भी नहीं दे रहा है। आप सोच के देखिए, आपके घर वालों ने पहले आपको निकाल दिया, नहीं निकाला तो आप ना पढ़ाई कर पाए क्योंकि टीचर्स ने आपका मजाक बनाया, आप पढ़ ही नहीं पाए। आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट ऐसा होगा कि आप कैसे फोकस करेंगे पढ़ाई पे, राइट? आप बड़ी मुश्किल से कर करा के निकल गए, आपने कोई छोटी मोटी नौकरी आपको मिल गई, बाय द वे आपको कोई नौकरी भी नहीं देता है ना? कोई नौकरी नहीं देता है। आप पार्लर में काम करेंगे या आप छोटे छोटे ऐसे वाले सेक्शंस जिनमें बहुत विमेन डोमिनेटेड सेक्टर्स, जिनमें थोड़ा इंसल्ट कम होगी आपकी, उनमें जा पाएंगे। और मैं बोल रही हूँ जहाँ इंसल्ट आपकी कम होगी, और कुछ नहीं बोल रहा होता है, कम का बात हो रही है, जीरो कहीं नहीं होता था, जीरो कहीं नहीं होता, राइट? तो आप नौकरी कर लिया आपने, आप कहीं घर लेने गए, आपको कोई घर नहीं दे रहा है, राइट? आप दुनिया में कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाने जाएंगे, सारी दुनिया आपको घूर के देखती है, सारी दुनिया आपको, फिर आएंगे नहीं उनको देख के, यू आर सर्विंग दिस पीपल, आई एम नॉट कमिंग देयर, एग्जैक्टली, वहाँ पे तो ऐसे लोग आते हैं, करेक्ट, राइट? तो आप सोच के देखिए, ये पूरी सोसाइटी आपके साथ कर रही है, इसमें वो बेचारे क्या कर पाते। तो आई फेल्ट सो बैड एंड व्हेन आई केम आउट ऑफ देयर आई वाज सो अशेम्ड ऑफ अस एज अ सोसाइटी। मुझे इतना शेमफुल कभी नहीं लगा लाइफ में कि हम कैसे लोग हैं कि एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को मिलेनिया से हम इल ट्रीट कर रहे हैं जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो व्हाट आई डिड वाज, खैर ये बात हो गई, फिर उसके कुछ महीने बाद दैट सेम एनजीओ के लोग मेरे पास आए एंड दे सेड कि मैडम आपके एरिया में, आई वाज एसडीएम दैट टाइम, आप अपने एरिया में हमें ना एक कमरा दिला दीजिए, हमें एक टेलरिंग की वर्कशॉप खोलनी है और एक ब्यूटी पार्लर खोलना है। एंड आई सेड नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगी। एंड माई पॉइंट वॉज कि मैं अगर तुम्हें एक टेलरिंग की वर्कशॉप देती हूँ तो दुनिया में लोगों के पास और टेलर्स भी हैं जिनसे वो काम कराते रहेंगे, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी कम्युनिटी आएगी, सिमिलरली तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में भी तुम्हारी कम्युनिटी आएगी और दुनिया वो नहीं होगी। एटलीस्ट मैं तो ऐसा ना करूँ कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे उसमें ही रखूँ।
सो देन आई गेव देम वर्क इन माई ऑफिस. मेरे ऑफिस में कुछ टेम्प वैसी वो थी. एंड आई मेड श्योर दैट आई गेव देम जॉब एट माई रिसेप्शन. रिसेप्शन डेस्क में. यस, आई गेव देम जॉब एट दी SDM ऑफिस रिसेप्शन. अब आप एक बात समझिए, उसका एक रीज़न था. SDM ऑफिस की रिसेप्शन जो होती है ना, वहाँ पे जो आपका काम होना होता है ना, उसका दुनिया में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. व्हाट डू यू मीन? आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनना है हाँ. तो वो सिर्फ आपके घर के एरिया के SDM ऑफिस में बन सकता है. ओके. दुनिया में आप कहीं कहीं भी और नहीं जा सकते. अमेरिका में नहीं कर सकते. छोड़िए, आप किसी और SDM ऑफिस में नहीं जा सकते. ओके. आपको सिर्फ उस डेस्क से वो काम होगा. ओके. आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, आपके लैंड के कोई पेपर्स अगर सॉर्ट आउट होने हैं, आपका लैंड का केस है, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय उस रिसेप्शन के. अब क्या है, ये कम्युनिटी जो अभी तक लोगों के पास पैसे मांगने, बधाई मांगने, भीख मांगने एक तरह से जाती है, दिल्ली में रेड लाइट्स पे बहुत दिखते हैं, अब लोग इनसे अपना काम कराने आ रहे थे. जब मुझे आपको कुछ देना है ना, तो मैं आपसे आर्गुमेंटली बात करूँगी और आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप मेरे से अच्छे से बात करो. जिसे काम कराना है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे से बात करे. आज तक दुनिया की ज़िम्मेदारी नहीं थी इनसे अच्छे से बात करना, इनकी थी. बट अब जब दुनिया को इनसे काम कराना है तो दुनिया की ज़िम्मेदारी है कि वो इनसे अच्छे से बात करे. तो पावर बैलेंस इमीडिएटली चेंज हो गया. You flip the roles. इमीडिएटली पावर बैलेंस चेंज हो गया. Correct. तो जो लोग इनको धुतकारते थे, इनसे बदतमीजी से बात करते थे, इनका मजाक बनाते थे, आज उन लोगों की मजबूरी हो गया इनसे अच्छे से बात करना, नहीं तो इनका काम नहीं होगा. राइट. Very good. एंड उन लोगों को टाइम भी नहीं मिल रहा है एडजस्ट होने का. दे हैव टू इंस्टेंटली बी नाइस टू देम. एंड क्या होता है ना, जब आपको मेरे को आपसे अच्छा होना है ना, आई विल स्टार्ट सीइंग यू एज अ पर्सन. आई विल स्टार्ट सीइंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग. आई विल स्टार्ट सीइंग यू एज समबडी Either as a equal as or right, at least higher than me. higher आपको than. नीचे तो नहीं देखूंगा. एग्जैक्टली राइट. और कुछ नहीं है तो इक्वालिटी तो दोगे. Exactly. तो क्या होगा, मैं आपको इंसानियत की तरह तो ट्रीट करूँगा. एंड वो इमीडिएट रिएक्शन हुआ. एंड आई मेड श्योर कि मैंने ये भी इंश्योर किया कि ये मेरे ऑफिस में जब आएंगे तो मेरे ऑफिस का कोई स्टाफ बदतमीजी ना करे. तो आई कॉल्ड ऑल माई ऑफिस टीम, नॉट जस्ट माई ऑफिस, मेरे डिस्ट्रिक्ट DM ऑफिस भी वहीं उसी बिल्डिंग में था. तो मैंने पूरा DM ऑफिस, अपना एक और SDM ऑफिस था, सारा पूरा स्टाफ बुलाया इनटू द कॉन्फ्रेंस हॉल. एंड आई सेड, आपको जो पूछना है पूछो. आप लोगों के मन में जो सवाल हैं, आज तक आपके जो परसेप्शंस थे, जो भी आपको बचपन से सिखाया गया है, आप सब पूछ लो. जो भी आपकी नेगेटिव सोच है, जो भी आपके गंदे ख्याल हैं इनके बारे में, वो आप पूछ लो. एंड कई चीज़ें वो झिझक के नहीं पूछी, वो मैंने ही बोल दी कि हम ये सोचते आए हैं आज तक. You know, जैसा कि मैडम लाइक. जैसे हिजड़ा बोलते हैं. हिजड़ा क्या होता है? हिजड़ा इज़ अ प्रोफेशन. Really? यस, हिजड़ा इज़ जो बधाई मांगने जाते हैं, वो प्रोफेशन है वो. Oh. यस. गूगल करना पड़ेगा. Never Yes. actually thought about it. Yes. हमारा ध्यान ही नहीं गया उस पे. हिजड़ा इज़ अ प्रोफेशन. हाँ. मुझे भी नहीं पता थी. मैं कम्युनिटी के साथ काम किया तब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हम जो सोचते हैं बच्चे किडनैप कर लेंगे, आप इनकी ज़िंदगियाँ सुनिए, आप इनकी लाइफ सुनिए, इनके साथ इनके एक्सपीरियंसेस सुनिए, तब आपको पता चलता है कि लोग कैसे क्यों हैं. हम कहते हैं ना, किसी के शूज़ में चल के ही आपको समझ आता है. तो और कुछ नहीं है, एक बेसिक एम्पैथी तो हम डेवलप कर ही सकते हैं. सो आई मेड श्योर कि मेरे ऑफिस के लोग उनको इक्वल्स की तरह ट्रीट करें. एंड सब लंच साथ में खाते थे. उसके बाद मेरी पूरी टीम, सो दे वुड हैव लंच टुगेदर, दे मेड फ्रेंड्स. एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड दीज पीपल के फैमिलीज़ में इनका जो बहुत ख़राब स्टेटस था, इनकी फैमिली ने बहुत अब्यूसिव तरीके से बिहेव करती थी. कोविड में इनके फैमिली मेम्बर्स के बाकियों के जॉब छूट गए, सिर्फ इनके पास जॉब था. सो दे कॉल्ड मी एंड सेड कि मैम, हमारी फैमिली में कोविड में सिर्फ मैं कमा रही थी एंड मेरे घर वालों ने मेरे घर में मेरी इज़्ज़त हुई है ना उस समय, क्योंकि सिर्फ मैं कमाने वाला मेंबर थी और मैं सिर्फ ऐसी जगह पे थी जहाँ पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट भी कर पा रही थी. कोई दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आई वाज एबल टू प्रोवाइड. मैडम दैट इज सो ब्यूटीफुल. मैडम थैंक यू वेरी मच. सुन के बहुत अच्छा लगा मैडम. मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था व्हेन आई रियलाइज कि एक छोटे से एक्शन से एंड आपको मैं बताऊं, जब मैंने वो जॉब्स उनके लिए रखे तो मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ा कि नहीं, प्लीज़ आके ले लो. आई हैड टू वेट, आई हैड टू like literally beg them कि please आओ. They had the complex here. Yes, they were very hesitant. They were themselves very hesitant. They were not knowing कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. They were not knowing कि लोग उन्हें कैसे देखेंगे. वो उनका DNA में घुस चुका है वो चीज़. They are expecting everybody to be mean to them. Oh my God. आप एक बात देखिए, आपको सड़क पे चलते हुए कौन सा कुत्ता काटता है? वो कुत्ता काटता है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसे लात मारने वाले हैं. करेक्ट. तो जब दुनिया आपको बार बार अब्यूज़ कर रही है ना,
तो आप एक्सपेक्ट करने रहते हो और आप डिफेंसिव हो जाते हो. मैडम, दिस इज द राइट यूज ऑफ पावर. आप जो यूपीएससी क्रैक करके जो आप यहाँ तक पहुँचे, ये कुछ कर पाया, दैट इज वेयर आई एम फाइंडिंग ए रियल मीनिंग हियर. वैसे आपको कब लगा कि आपको वो पावर चाहिए? ये तो मुझे बचपन से था. मैं आई वांटेड टू वर्क इन अ प्लेस जहाँ पे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. तो मुझे डॉक्टर बनना था. पहले तो डॉक्टर बनना था या सिविल सर्विसेज में आईएएस में आना था. आईएएस या आईएफएस, क्योंकि मुझे घूमने का भी बहुत शौक है. तो डॉक्टर के टाइम पे तो मेडिकल जब लेना था 12th में, तो पापा ने मना कर दिया कि तुम खुद पेशेंट जैसी दिखते हो, तुमसे कौन ट्रीटमेंट कराएगा. तो कोई ज़रूरत, तो मेरे को मेडिकल लेने ही नहीं दिया पापा ने. बायो ही Your नहीं papa was ruthless. हाँ, आई हैव ग्रोन अप विद प्लान्ड ट्रूथ्स. Brutal है. हाँ, सामने से आपको बता देते हैं कि भाई तुम ऐसे हो. कई बार तो हमें रोकना पड़ता है, पापा दुनिया को तो मत बताओ, सब नहीं ले पाएंगे, हम तो ट्रेंड हैं. बट माई डैड इज़ अ पर्सन जो मतलब सब चीज़ में ही इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि ये अच्छा है, ये बुरा है. एंड आई थिंक उस वजह से he could make sure that even as a child with disability, I grew up to be somebody who is very independent, very strong, and who can actually give something back to the world instead of expecting everybody to come do things for me. Hmm. So, you know, It seemed like your dad was a feminist. he is a big feminist, more than me. Really? Yes, he is more than me. कई बार मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि अरे इस पर्सपेक्टिव से तो मैंने सोचा ही नहीं. So my dad he believes in equality in all these things. That's exactly what feminism should be. Yes. And मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी. आजकल ना फेमिनिज्म की कड़ी गलत डेफिनेशन लेने लगे हैं. पॉप कल्चर में गलत जगह चल रहा है. हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं फेमिनिज्म का मतलब ये है कि जो दूसरे गलत चीज़ें करते हैं वो हम भी करेंगे. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता. इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू डू राइट, टू बिल्ड माई सेल्फ, टू लिव माई लाइफ मिलनी चाहिए. इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो दूसरे गलत काम कर रहे हैं तो मुझे भी इक्वली वो काम करने चाहिए. मतलब मर्द धूम्रपान कर सकते हैं पब्लिक में, तो मुझे भी करना है. लड़कों के लिए भी वो गलत है. No, that's what I'm saying. भाई जो चीज़ एक सेगमेंट के लिए गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत है. Exactly my point. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वली हम गंदे बन जाएंगे. आप मतलब इक्वालिटी का मतलब ये है कि हम भी इक्वली पॉजिटिव हो पाएं, इक्वली खड़े हो पाएं, इक्वली इंडिपेंडेंट हो पाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ले पाएं. मिले सबसे बड़ा बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. इट्स इक्वालिटी इज अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी. इट इज नॉट अबाउट इक्वल फ्रीडम टू मेस अप with things, you know. Right, ma'am. Yeah, so I get very surprised when people are against feminism because मुझे लगता है why would you not want someone else to have those opportunities. एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. एक घर में अगर 4 लोग हैं, ठीक है, अब एक ही जना उनमें से अगर कमा रहा है और वो इंसान 100 रुपये कमा रहा है, तो वो इंसान जो है 25 रुपये सबको दे रहा है. उसके खुद के लिए 25 रुपये ही बचे ना. एंड अगर आपके ना बाकी लोग कमाते नहीं है ना, तो वो केपेबल भी, वो ना इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो मोस्टली डिसीजंस भी आपको लेने पड़ते हैं. मतलब वो कमाने वाला को. हाँ, है ना. अगर मेरे घर में बाकी के 4 लोग नहीं कमा रहे हैं तो क्या बड़े डिसीजंस जो हैं फैमिली के वो सारे मुझे लेने पड़ रहे हैं. किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है वो भी मुझे लेके जाना है. ग्रोसरी शॉपिंग है वो भी मैं ही करके आऊँ. बैंक जाना है वो भी मैं करूँ. बिल्स पे करने हैं वो भी मैं करूँ. राइट. क्योंकि जो कमा रहा होता है उसी से वही कॉन्फिडेंट होता है कि वही हैंडल कर पाएगा. बट बाकी के जो लोग हैं, और मेरे लिए खुद के लिए 25 रुपये ही बचे मेरे 100 में से. मेरा फिजिकल एफर्ट ज़्यादा लग रहा है. करेक्ट. मेरा खुद के ऊपर स्पेंड करने का लेजर टाइम कम हो गया. Correct. क्योंकि मुझे बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नॉट जस्ट दीज टास्क, ऑल्सो द इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजंस, वो भी मेरे ऊपर आ गई. राइट. बट अगर मेरी फैमिली में सब लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कमाएं, दैट इज़ व्हाट इक्वालिटी इज. इक्वालिटी इज़ नॉट कि सब 100 कमाएं. इक्वालिटी इज़ मेरी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिले. तो कोई इंसान 50 कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, कोई 20 कमा रहा है, उनकी उतनी ही कैपेबिलिटी है, उनको उतना कमा रहे हैं. टोटल तब 200 बना पूरे परिवार का लेवल ऊपर हो गया. राइट. मेरे खुद के स्पेंड करने के लिए मेरे पास 50 रुपये बचे. डबल हो गया ना मेरे भी अपने लिए. प्लस वो सारे अपने लाइफ के वो छोटे छोटे टास्क कर पाएंगे तो मुझे वो नहीं करें, मुझे लेजर टाइम भी मिल गया. So actually an equal world is a world which we should all want for our selfishness. एक देश में अगर 50% लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 50% लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो देश का लेवल भी नीचे रहेगा. राइट. प्लस जो बाकी के 50 कर रहे हैं उनको उन सबका बर्डन लेना पड़ रहा है.
उनके उनके पैसे से ही वो टैक्स में हॉस्पिटल बनेगा, उनके पैसे से ही वो रोड बनेगी। बट अगर सब काम कर रहे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो भी पैसा देंगे रोड बनाने के लिए, जिसे वो भी यूज़ करने वाले हैं। वो भी पैसा देंगे उस हॉस्पिटल के लिए जो वो भी यूज़ करने वाले हैं। मैडम आप छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह गई। बट हम ये सोचते ही नहीं है। इक्वालिटी इज अ सेल्फिश कॉन्सेप्ट, लुक एट इट फ्रॉम अ सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू। करेक्ट, किसी के लिए और के लिए मत करो, अपने लिए करो। अपना ले करो exactly. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब काम करें और सब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करें। मुझे अपना लेजर टाइम मिले, लेजर मुझे भी तो फ्रीडम मिलना चाहिए फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्री। आई डोंट मीन कंट्री एज एन ऑफिसर, आई मीन कंट्री एज अ टैक्स पेयर। करेक्ट। लेट एवरीबडी बी एबल टू कंट्रीब्यूट एंड सपोर्ट द नेशन ना। सिमिलरली फैमिली में अगर सब काम कर रहे हैं, तो जो अकेला काम करने वाला था उसका बर्डन भी तो रिड्यूस हुआ, उसको भी तो कोई सपोर्ट कर पाएगा अगर वो बीमार हो गया। एंड ही विल बी मोर एफिशिएंट यस, लॉजिकली। अरे मेरे लिए अपने फ्रीडम के लिए, मेरे अपने मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, रिजुविनेशन के लिए भी तो टाइम बच गया। टेंशन भी तो मेरी कम हो गई, मेरा स्ट्रेस कम हो गया, मेरी हेल्थ इंप्रूव हुई। तो मैडम इसीलिए आपको पावर चाहिए था, आईएफएस या आईएएस, ताकि आप कुछ कर पाए, ताकि ये जो सोच है हो सके तो इम्प्लीमेंट कर पाए। यस, आप अरुणाचल में ऑगमुट कदर के थ्रू आए हैं मैडम। व्हेन डिड यू कम हियर? आई केम इन February 23. 23. हाँ। So how has it been here? Your experience, madam. I got to do some good work. I was in education and I was in Tirap district where I got to start a few things. Complete तो नहीं कर पाई, but start कर पाई, तो hopefully वो continue कर रही हूँ। You were there as a collector. Yes, I was DC in Tirap and then I was here in health. तो छोटे छोटे tenures थे, but I hope कि कुछ difference, कुछ positivity मैं दे पाई हूँ system को। हम चाहते हैं आप यहाँ पे और रुके, ताकि ये जो माइंडसेट है ना, ये पहले कागज पे फिर सोसाइटी पे सिस्टम बन के रहे। थैंक यू। मैडम वैसे आपको लोकल लोग मिले होंगे, आपने कुछ भी लोकल लेट्स से एक्सेंट बोले या कुछ भी लोकल लिंगो कुछ पकड़ पाए हमारा? आप लोग सब हिंदी में ही बात करते हैं। हाँ, लेकिन हम एक्सेंटेड हिंदी में बात करते हैं। हाँ, वो ड्राइवर से उस तरह से बात करते आप बोल पाएंगे अभी? कुछ भी? होगा 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 फेमस चलेगा चलेगा होगा। वेरी गुड मैडम। मैडम बहुत मजा आया। थैंक यू। I'm so happy you are here. थैंक यू। I mean, I've never thought that a person of this caliber would be so candid in expressing herself about herself and about what she thinks, and थैंक यू। it was a very meaningful discussion for me. थैंक यू। अगली बार भी मौका दीजिए मैडम प्लीज। एब्सोल्युटली, आप बुलाएंगे, आई विल कम डेफिनेटली, एंड गुड लक टू ऑल योर व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो व्यूअर्स, इरा सिंघल मैडम यहाँ पे थे, मुझे मज़ा आया। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग को भी मज़ा आया। मज़ा आना इज़ वन थिंग, वी गॉट लॉट ऑफ वैल्यू इन दिस कन्वर्सेशन। आई सी यू अगेन, बाय।